हत्या के आरोपी आफताब की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेश करेगी और दिल्ली पुलिस की तरफ से आज साकेत कोर्ट से आफताब की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है और इसके लिए आफताब का रिमांड मिलना जरूरी है। अभी तक श्रद्धा का फोन बरामद नहीं हुआ है। जिस हथियार से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हथियार अभी तक दिल्ली पुलिस ने बरामद नहीं किया है। वारदात के दौरान जो कपड़े आफताब ने पहने थे, जो कपड़े श्रद्धा ने पहने थे, कपड़ों की भी बरामदगी नहीं हुई है। इसके अलावा कई ऐसे सबूत हैं जिसको कलेक्ट करना दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है और इसके लिए रिमांड की मांग साकेत कोर्ट से दिल्ली पुलिस करेगी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आफताब के रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, वो इसलिए कि आफताब लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट कराने की नौबत क्यों आई? दरअसल आफताब दिल्ली पुलिस के साथ लगातार माइंड गेम खेल रहा है। आफताब अपने जवाबों से मामले को और उलझाने की कोशिश कर रहा है। आफताब हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में सही जवाब नहीं दे रहा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ है, इस सवाल का जवाब भी आफताब ने अब तक नहीं दिया है। लिहाजा पुलिस नार्को टेस्ट की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में श्रद्धा के मर्डर की गुत्थी जितनी आसान लग रही थी, वो उतनी ही उलझती दिखाई दे रही है। पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब तक आफताब की बताई जगह से श्रद्धा का सिर नहीं मिला है। अब पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आफताब के घर के आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस को हाल के दिनों के कुछ सीसीटीवी भी मिले हैं जिनमें आफताब नजर आ रहा है। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आफताब कब निकलता था, कहां जाता था, किससे मिलता था। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि आफताब ने अपनी आखिरी नौकरी गुरुग्राम के कॉल सेंटर में की थी, जहां वो 6-7 दिन नहीं गया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा के पिता का ब्लड सैंपल लिया जा चुका है, जिससे जंगल से मिले हुए बॉडी पार्ट्स का डीएनए मैच किया जाएगा। मेहरौली के जंगल से पुलिस को करीब 10 से 13 हड्डियां बरामद हुई हैं। उन्हें फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। इन हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से करवाया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये हड्डियां किसी जानवर की हैं या इंसान की। इसकी जांच की जा रही है। इन तमाम चुनौतियों से भी एक और बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने ये भी है कि आफताब की निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े और अन्य कई चीजें भी बरामद करनी है, जिसके लिए आफताब की रिमांड की जरूरत है। लिहाजा श्रद्धा मर्डर केस के लिए आज का दिन काफी अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने डिजिटल एविडेंस जुटाने के लिए अपनी कई टीमों को लगा दिया है। हत्या के सनसनीखेज मामले को सुलझाने के लिए आफताब के घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उसके डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि 6 महीने पुरानी फुटेज मिलना मुश्किल है, क्योंकि सीसीटीवी में अधिकतर बैकअप 15 दिन का होता है। इसके बावजूद पुलिस की कोशिश है कि अगर किसी तरीके से पुरानी फुटेज को रिट्रीव किया जा सके। इसके अलावा पुलिस को हाल के दिनों के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें आफताब नजर आ रहा है। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आफताब कब निकलता था, कहां जाता था और किससे मिलता था। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन इस जांच से बचने के लिए हत्या के आरोपी आफताब ने कई तैयारी की थी। पुलिस ने जिस आफताब को एक सनकी आशिक समझा था, वो इतना शातिर निकलेगा, इसका पुलिस को एहसास नहीं था। हिंदी जानते हुए वो पुलिस के सामने अंग्रेजी में तोती की तरह अपने जुर्म की दास्तां को बयां कर रहा है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ आफताब भी जानता है कि उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं होगी। रिमांड के दौरान पूछताछ करने वाले पुलिस अफसरों के मुताबिक आफताब बेहद शांत होकर हर सवाल का जवाब दे रहा है
और यही चीज पुलिस को परेशान कर रही है। बताया जा रहा है कि आफताब ने पहले से ही पुलिस के सवालों और कोर्ट में पेशी की तैयारी कर ली थी और उसी अंदाज में आफताब पुलिस को बयान दे रहा है, जिसकी वजह से पुलिस बेहद सतर्क है। आफताब भले ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका परिवार लापता है। मुंबई के उन तमाम ठिकानों से आफताब के परिवार ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आफताब के कुकर्मों की कुंडली में उसके परिवार के लोगों का भी हाथ हो सकता है। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। मुंबई के अलग अलग ठिकानों में श्रद्धा आफताब ने लंबे समय तक अपना डेरा जमाया। इसी मुंबई में आफताब का परिवार भी रहता था, लेकिन अब वही परिवार मुंबई से गायब है। मुंबई पुलिस आफताब के परिवार का पता करने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस आफताब के परिवार के लोगों की तलाश में जुटी है। वसई में आफताब के घर पहुंचे हैं। यही घर था जहां पे आफताब का परिवार जो है 15 दिन पहले तक रहता था। तकरीबन 15 से 20 साल तक उसका परिवार यहीं रहता था, लेकिन अब जो है कहीं और मूव कर चुके, ऐसा इनके आसपास के लोगों ने हमें बताया है। यहाँ तक कि जब यहाँ पे शिफ्ट हुई आफताब की फैमिली, उसके बाद 2 दिन बाद आफताब खुद यहाँ आया था और आफताब ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था अपना मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, तभी वो यहीं से अपने फैमिली को यहाँ से लेके गया। अब सवाल ये उठता है कि आफताब इतनी जल्दबाजी में उसके परिवार को यहाँ से बाहर क्यों लेके गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि जब आफताब से पूछताछ की गई थी, उसके बाद से ही उसका परिवार किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि आखिरी बार नवंबर 3 को जो है आफताब यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके गया था। उसके बाद से क्या सर उसके बाद उसकी फैमिली भी चली गई, तो क्या उसकी फैमिली से कुछ पूछताछ की जाएगी? उसकी फैमिली कहाँ है, कुछ आइडिया है आपको? फैमिली के बारे में अभी मालूम पड़ा कि वो फैमिली शिफ्ट हुआ, लेकिन उनको ऐसा कुछ मालूम मुझे लगता नहीं है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक आफताब के फोन से कई राज भी मिले हैं। आफताब और श्रद्धा भले ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन मुंबई के एक फ्लैट में वो करीब 11 महीने तक कपल के तौर पर रहे। जी न्यूज की टीम आफताब के उस फ्लैट तक भी पहुंची, जहां पर उन दोनों ने खुद को कपल बताकर फ्लैट किराए पर लिया था। अब एक नया पहलू सामने आया है श्रद्धा मर्डर केस में, जहां पे श्रद्धा और आफताब तकरीबन 1-1.5 साल पहले 11 महीने के लिए रहे थे। वहां ये रीगल सोसाइटी है वसई में, जहां हम पहुंचे हैं। इसी बिल्डिंग के 3रे माले पे जो है श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई बार देरी से आना जाना होता था श्रद्धा और आफताब का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लिव इन कपल है, लेकिन बल्कि ये कह के रह रहे थे कि वो शादीशुदा कपल है। जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेलिटीज की गई थी, वो पुलिस से वेरीफाइड थी। जाहिर है श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की पहली कड़ी मुंबई और आखिरी कड़ी दिल्ली में खत्म हो रही है, लेकिन इन तमाम कड़ियों को जोड़ना दोनों राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ आफताब दिल्ली पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार भी लापता है। मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लगातार आ रही हैं। पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए छतरपुर इलाके की सीसीटीवी मैपिंग कर रही है। आरोपी आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास करेगी, और क्योंकि यह मामला 6 महीने पुराना है, इसलिए पुलिस 6 महीने के रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश कर रही है। और इन सब के बीच श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल लिया गया है, ताकि जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं मेहरौली के जंगलों से, उनका डीएनए मैच करवाया जाए। श्रद्धा का एक बैग मिला है, उसमें उसके कुछ सामान है, उसकी पहचान भी करवानी है। और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए, क्योंकि अभी तक जिस हथियार से हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हथियार नहीं मिला है। कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं एविडेंस के लिए, जो जुटाना पुलिस के लिए चुनौती है। सर, ये बेसिकली हम कभी किसी सच को निकलवाना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सोडियम थायोपेंटॉल नाम की एक ड्रग है जो दी जाती है बड़ी लो डोज में। जब हम इस ड्रग को देते हैं तो पेशेंट, जब लो डोज में देते हैं, पेशेंट हल्का सा ड्राउजी हो जाता है, बट पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है। जो हल्की सी ड्राउजी स्टेट होती है, तो उसमें आप पे ब्रेन का पूरा
कंट्रोल आपके पे नहीं रहता है, आप ब्रेन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और उस समय जो सवाल पूछे जाते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि जब भी आप उसका जवाब दोगे तो वो बिल्कुल सही और सच जवाब दोगे। अगर स्किज़ोफ्रीनिया या इस तरह का कोई मानसिक रोग है जिसमें इंसान इस तरह की हरकत कर रहा है और वो जिम्मेदार नहीं है, तो इस तरह का आदमी नॉर्मल दिनचर्या भी कई बार नहीं कर पाता और उसका जो जीवन शैली है वो भी डिस्टर्ब होती है। वो इस केस में ऐसा लग नहीं रहा, हालांकि एग्जामिनेशन बताएगा। कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि बचपन से ही धीरे धीरे जैसे जैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है तो इस तरह की चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आ जाती हैं। तो इसे हम, ये मानसिक डिसऑर्डर ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ के लिए इंसान अपने हर एक्शन के लिए जिम्मेदार है। हम ये कह के कि ये मानसिक रोगी है, हम सहानुभूति नहीं दे सकते अगर ये पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है, क्रिमिनलिटी की प्रॉब्लम है। पहने थे उसको लेकर भी आफ्ताब ने सही जवाब नहीं दिया है, और उसका मोबाइल जो श्रद्धा का है वो उसकी लोकेशन क्या है और कहां कहां श्रद्धा बीते दिनों में थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर वो किस किस से कांटेक्ट में थी, क्या बातें कर रही थी, ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस को लगता है कि अहम सबूत रहेंगे, और इनको लेकर आफ्ताब लगातार घुमा रहा है। कभी वो 10 से 15 लड़कियों की बात करता है, कभी बम्बल ऐप के जरिए तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करता है और उसके बाद अपने बयान को बदल देता है। शाम को वो कुछ और बोलता है, सुबह में उन्हीं सवालों के जवाब किसी और तरीके से देता है। इसलिए नार्को टेस्ट अहम हो जाता है। आज साकेत कोर्ट में उसकी पेशी होगी और वहां पर पुलिस कोर्ट से इजाजत मांगेगी। दरअसल नार्को के लिए आरोपी जो है आफ्ताब, इसकी परमिशन भी चाहिए होती है। तो तमाम तकनीकी पेशियां हैं जिनको लेकर पुलिस ये चाहती है कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो तमाम सवालों के जवाब जो बार बार बदल रहा है वो चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। जी, तो आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा है, इसलिए उसका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा और कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट की इजाजत ले ली है। यानी कि अब आज जब उसका रिमांड मिल जाएगा तो आने वाले कुछ दिनों में उसका नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस करवाएगी, क्योंकि लगातार वो अपने बयान बदल रहा है और दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पूरे तरीके से उसकी प्लानिंग रही है कि अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको कैसे पुलिस के साथ बात करना है और पुलिस को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, उसकी आफ्ताब ने फुल प्रूफ प्लानिंग करके रखी थी। कोर्ट के समक्ष क्या कहना है, पुलिस के सामने क्या कहना है, इन तमाम चीजों को उसने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आया था महाराष्ट्र पुलिस के साथ, यानी कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, जहां पे आफ्ताब की फैमिली रहती है। तब आफ्ताब आखिरी बार नवंबर 3 को आया था यहाँ पे। आफ्ताब ने अपनी परिवार को वहां से मूव कर दिया। ये कहा जा रहा था कि वेस्टर्न सबअर्ब्स में कहीं आफ्ताब के परिवार को मूव किया गया है, लेकिन पिछले 15 दिन से ना ही आफ्ताब के आस पड़ोसियों को पता है कि आफ्ताब का परिवार कहाँ है, ना ही पुलिस को। यहाँ तक कि पुलिस ने ये भी कहा है कि उन्हें ये आइडिया नहीं कि आफ्ताब का परिवार कहाँ चला गया। जब वहाँ से जा रहे थे, यानी कि आफ्ताब का परिवार जब निकल रहा था, तब उन्होंने आस पड़ोसी को ये कहा था कि वो लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे की जॉब लग गई है। लेकिन क्या इसमें कोई राज है, क्या जानबूझकर आफ्ताब ने अपने परिवार को कहीं और मूव करा है, इसका सवाल अभी भी किसी के पास नहीं है। जी, इन सब के बीच आफ्ताब के परिवार को भी तलाशा जा रहा है, लेकिन जिस घर पर आफ्ताब का परिवार रहता था वो 15 से 20 दिनों पहले ही वो घर को खाली करके जा चुका है। और आफ्ताब के परिवार की लोकेशन ना दिल्ली पुलिस को मिल पा रही है, ना ही मुंबई पुलिस को मिल रही है। तो आफ्ताब को आज एक तरफ जहां कोर्ट में पेश किया जाएगा, दूसरी तरफ रिमांड की मांग की जाएगी। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि वो एविडेंस को कलेक्ट करे ताकि कोर्ट में किसी तरीके से पुलिस का केस कमजोर नहीं हो। इसके लिए हर तरीके से पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ मुंबई, जहां का वो रहने वाला है, वहां पर परिवार को तलाशा जा रहा है, लेकिन परिवार के बारे में कुछ भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि परिवार जिस घर में रहता था, परिवार के लोगों ने उस घर को छोड़ दिया है, वो कहीं दूसरी जगह चले गए हैं।